आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तक पढ़ लिया है। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन योजना तक पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन और इससे पहले हमने पढ़ा था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, ये 1940 में, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा नाम है, और दिल्ली समझौता है वो अलग है। दोनों में अंतर देखिए। दिल्ली समझौता बोलते हैं गांधी इरविन समझौते को। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 वाला, उसको कहते हैं दिल्ली समझौता। और दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को कहते हैं। हमने पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। अब इसके अंदर भी आपको एक प्रश्न बता देते हैं। अगस्त क्रांति और अगस्त प्रस्ताव भी अलग अलग है। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, और अगस्त क्रांति कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। अब ये देखो प्रश्न क्या है। एक वर्धा में बैठक हुई थी जुलाई 1942 में, और उसमें निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। निर्णय लिया है वर्धा बैठक में जुलाई 1942 में। अब क्या हुआ उसके बाद में, यहां देखिए आप, बंबई के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में इस बैठक की पुष्टि हुई। उस पर मोहर लगी कि महात्मा गांधी ही चलाएंगे आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ही चलाएंगे। आपसे प्रश्न पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय कब लिया गया? वर्धा बैठक में। पुष्टि कब हुई? बंबई अधिवेशन में 1942। इसका प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था भारत छोड़ो आंदोलन का, परंतु यदि प्रारूप को या प्रस्ताव को पेश करने की बात आए, भी प्रस्ताव पेश किसने किया, तो आपका उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और प्रारूप की बात आए तो आपका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। अब इसमें समझिए, 9 अगस्त 1942 को बंबई के गवालिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया भाई। शुरू कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति शुरू हो चुकी है। इसमें महात्मा गांधी ने क्या काम किया? महात्मा गांधी ने क्या काम किया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब प्रश्न आपके आए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो आपका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया, डू एंड डाइड का नारा दिया गया, तो आपका प्रश्न आए ये किसने दिया? महात्मा गांधी ने। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब अपने को क्या काम करना है? ये आंदोलन चला दिया भाई। चलाने के बाद में
महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो महान महान नेता थे ना, इनको गिरफ्तार कर लिया। ये लो, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और अंग्रेजी सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर ये किस लिए चलाया था भी? जो भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो शामिल है उनको पकड़ के जेल में डालो और उनके साथ मारपीट की गई, उसका नाम है ऑपरेशन जीरो ओवर। जो आजकल चला रखा है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, वो है ऑपरेशन सिंदूर। और जो कारगिल की लड़ाई के अंदर, जो कारगिल की लड़ाई जीती थी भारत ने, और उस टाइम जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन विजय, ये सारे अलग अलग है। ऑपरेशन विजय अलग है, ऑपरेशन जीरो ओवर अलग है, ऑपरेशन सिंदूर अलग है। तो यहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में आए ये और एक ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया, नेतृत्वहीन था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है, अगस्त क्रांति के बारे में है। भी भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति उस टाइम 1942 में शुरू किया, वर्धा बैठक में निर्णय लिया गया और बंबई बैठक में इसकी आंदोलन की पुष्टि हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने का निर्णय लिया गया और महात्मा गांधी ने ही इस आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था। और अंग्रेजों ने भारतीयों को गिरफ्तार करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन जीरो ओवर। और भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था, जो कि यह आंदोलन नेतृत्वहीन था। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अपना 1942 आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, अब इसमें देखो आप क्या करना है। आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये बोस है, घोष नहीं है, घोष नहीं है। रास बिहारी बोस ये आजाद हिंद फौज के संस्थापक है। यदि आपके प्रश्न आए रास बिहारी घोष के बारे में, भी रास बिहारी घोष, तो आपका प्रश्न समझने वाला है और पढ़ने वाला है। रास बिहारी घोष वो थे जिन्होंने कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो घोष है, ये बोस है। समझ रहे हैं मेरी बात? कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है जिसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का, वो सूरत अधिवेशन है 1907। और जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की है रास बिहारी बोस ने, ये बोस है, वो घोष है। अब इसमें देखिए आप, आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने मलाया में स्थापना की है। अब इसका सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या रिलेशन है, समझने वाली बात यह है। 1943 की बात है, अक्टूबर 1943 की बात है। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को, किसको? सुभाष चंद्र बोस को, अब इसको नेताजी भी कहते हैं ना, ये लो नेता, नेता। नेताजी किसका उपनाम है? सुभाष चंद्र बोस का। नेता किसने कहा? हिटलर ने। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को
1943 में आजाद हिंद फौज की विदेशी कमान दी। आजाद हिंद फौज की विदेशी कमान दी है, सुभाष चंद्र बोस को दी है, रासबिहारी बोस ने दी है। तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या काम करा, सिंगापुर और रंगून में आजाद हिंद फौज के मुख्यालय खोल दिए, सिंगापुर और रंगून में। और इनके साथ में थे मोहन सिंह जो इनके सहयोगी थे, और गुरबख्श ढिल्लों और शाहनवाज खां, ये इनके सहयोगी हैं। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे दिल्ली चलो। आपको यह भी पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारे इन्हीं के हैं, सुभाष चंद्र बोस के, ये इनके सहयोगी हैं। अब प्रश्न सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो क्या है वो देखिए आप। 1943 तक तो हम पहुंच चुके हैं। 1944 के अंदर रंगून में रेडियो पर, मतलब रेडियो के माध्यम से भाषण दे रहे थे। कौन दे रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। कहां से दे रहे थे? रंगून से। तब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। आपसे प्रश्न पूछे राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको कहा? महात्मा गांधी को कहा। कब कहा? 1944 में कहा। कहां से कहा? रंगून से कहा। आपको यह भी पता होगा राष्ट्रपिता बापू, महात्मा, ये इनके उपनाम हैं। बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या काम किया? एक तो अपना आपने सुना होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके नाम बदल दिए सुभाष चंद्र बोस ने। और नाम बदल के क्या काम कर दिया? अंडमान का नाम रख दिया था शहीद द्वीप, और इसका रख दिया था स्वराज द्वीप। दोनों के नाम बदल दिए। ये अपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। 1942 की बात कर रहा हूं मैं यहां। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका 1944 का राजगोपालाचारी फॉर्मूला। यह क्या कहता है? जुलाई 1944 की बात है। ये इस तरीके के प्रश्न है ना, आपके पेपरों में कई बार क्रमानुसार लगाने आ जाते हैं। भी इन नीचे दिए गए ऑप्शनों को आप क्रमानुसार लगाएं। तो आप इसमें देखेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इसको राजा जी के उपनाम से भी पुकारते हैं, राजा जी, राजा जी, राजगोपालाचारी, राजा जी फॉर्मूला या राजगोपालाचारी फॉर्मूला एक ही बात है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जुलाई 1944 में इन्होंने फॉर्मूला दिया था। इसका मकसद क्या था इस फॉर्मूले का? कि मुस्लिम जो बहुल इलाका है ना, जहां पर मुसलमान ज्यादा है, मुस्लिम बहुल अधिकता मतलब, उसमें हम वोटिंग करवाएंगे। और उस वोटिंग में क्या है कि ये वोटिंग इसलिए करवाएंगे कि भी आपको अलग
राष्ट्र चाहिए या नहीं। यदि आपको अलग राष्ट्र चाहिए तो वोट डाल देना, अन्यथा ना डालना। यह फॉर्मूला है राजगोपालाचारी जी फॉर्मूला, जो कि गांधी जी ने तो स्वीकार कर लिया था पर अन्य लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? राजगोपालाचारी जी फॉर्मूला क्या है? यह पाकिस्तान से संबंधित है या पृथक राष्ट्र से संबंधित है जहां पर मुसलमानों को वोट डालने पड़ते थे के लिए मतलब आग्रह किया, तो यह राजगोपालाचारी फॉर्मूला है जो कि यह सफल नहीं हुआ। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना यह है कि एटली प्रधानमंत्री था, आपको पता होगा, लॉर्ड एटली। ये पीएम है इंग्लैंड का। और इसने क्या काम कराया? कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया। और गठन कब किया? फरवरी 1946 में। क्यों किया? कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था कि भारत में संविधान सभा का तो गठन करना है। किसका गठन करना है? संविधान सभा का गठन करना है। और जो इनके सामने क्या क्या समस्याएं, वर्तमान की जो समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करना। रिपीट कर रहा हूं प्रश्न को। कैबिनेट मिशन योजना का गठन फरवरी 1946 में हुआ। लॉर्ड एटली ने सोचा कि हम इस मिशन को भारत भेजेंगे। और क्यों भारत भेजेंगे? कि भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए और वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए या जानने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। अब भारत कब आया है? अगले महीने मार्च 1946 में। ये लो, मार्च 1946 में भारत आ गया है। भारत आने के बाद में कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा हेतु, किसके लिए? संविधान सभा हेतु, संविधान, देखो पहला प्रश्न यही है ना, संविधान सभा के गठन के लिए आया, तो संविधान सभा हेतु चुनाव करवाए। अब वो चुनाव कब करवाए? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में चुनाव करवा दिए। अब क्या हुआ? ये चुनाव में ना मुस्लिम जो इलाका था ना, मुसलमानों को 24% सीट मिली। और टोटल सीट कितनी थी? 296। तो मुसलमानों ने वोट तो डाल दिए, यहां सीट मिल गई इनको। अब इन्होंने मना कर दिया भी हम है ना कैबिनेट मिशन योजना की बातों को नहीं मानते। ये लो भी हम नहीं मानते। जुलाई 1946 में चुनाव करवाए और मुसलमानों को 24% सीट मिल गई और 296 टोटल सीट थी। ये हार होगी फिर तो। हार होने के बाद में मुस्लिम लीग ने क्या काम किया? भी हम नहीं मानते इसको। किसको? कैबिनेट मिशन योजना को। और अगले महीने जुलाई 1946 में क्या काम किया? जुलाई 1946 में 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके विरोध में मनाया? कैबिनेट मिशन योजना के विरोध में। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। और यदि डायरेक्ट उत्तर आए आपके तो वैसे व्यक्ति का नाम आए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस।
इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है ना, वो पड़ा है कलकत्ता के ऊपर, क्योंकि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी वर्तमान में, और इस क्षेत्र में मुसलमान ज्यादा है। मुसलमान ज्यादा है तो यहां इसका ज्यादा प्रभाव पड़े हैं। ये लो, ज्यादा प्रभाव की बात आई तो कलकत्ता आएगा। अब ये तो बोले भी हम तो नहीं मानते, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया। अब क्या काम करा एटली ने? एटली को क्या पता चल गया? एटली को पता चल गया भी मुसलमान तो रुस गए भाई, तो कौन है? बोले कांग्रेस है। कांग्रेस को बुला लिया, कांग्रेस वालों को बुलाया, और कांग्रेस वालों में किसको बुलाया? जवाहरलाल नेहरू को बुलाया। बोले ये तो रुस गए, आप एक काम करो, संविधान सभा का गठन कर दो और अंतरिम सरकार बना लो। क्या बना लो? अंतरिम मंत्रिमंडल बना लो अपना, अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल बना लो अपना। किसको कहा है? जवाहरलाल नेहरू को कहा है। किसने कहा है? एटली ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मुसलमान यहां रुस चुके हैं, नाराज हो गए हैं। इन्होंने तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया, और उसके बाद में यहां वापस आ रहा हूं मैं, इस प्रश्न को समझिए आप। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, कलकत्ता की बात है, और कलकत्ता की बात है ना, तो एक नोआखली इलाका था, नोआखली, और ये ना कलकत्ता का इलाका है। किसका इलाका है? कलकत्ता का इलाका है ये। इसमें आप देखिए क्या मामला है, ये नोआखली कलकत्ता का इलाका है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या काम कराया, यहां पर है ना कत्लेआम स्टार्ट करवा दी। कौन लोग ज्यादा मारे गए? हिंदू लोग ज्यादा मारे गए। सांप्रदायिक दंगे हो गए, ये लो सांप्रदायिक दंगे हो गए भाई। सांप्रदायिक दंगे क्यों हुए? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण, कैबिनेट मिशन योजना के कारण। ये नोआखली में फिर महात्मा गांधी को पता चला, महात्मा गांधी को पता चला ना, महात्मा गांधी दिल्ली से कहां पहुंच गए? कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंचने के बाद में इनको समझाया थोड़ा बहुत, भी आप ऐसा ना करो, और अनशन पर बैठ गए गांधी जी। तो ये दंगे रुक के, ये तो दंगे रुकने ही थे। रुकने के बाद में गांधी जी को माउंटबेटन ने कहा फिर कि 50,000 यदि हथियारबंद सैनिक हो ना, उससे ये दंगे नहीं रुक सकते थे, जो कि अकेले इस बंदे ने रोक दिए। तो इसलिए माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्यों कहा? कि ये सांप्रदायिक दंगे रोके हैं गांधी जी ने, और यदि दंगे रोके हैं तो ये माउंटबेटन खुश हो गया। खुश हो गया तो इसने ये फिर इसको एक दो लाइन कह दी। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? ये गांधी जी को माउंटबेटन ने कहा है। अब हम इस साइड आते हैं वापस, क्या मामला है ये? कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू को एटली ने कह दिया भाई संविधान बनाओ अपना, संविधान सभा का गठन कर दिया और अंतरिम सरकार बनाओ। तब उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान बनना शुरू हुआ। अब देखो 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ है संविधान, 9 दिसंबर 1946 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ है, और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आज हम इस क्लास में यहां तक पढ़ रहे हैं, संविधान तक। अगला हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के बारे में, भी संविधान किसने बनाया, कैसे बनाया, कितने इसमें अनुच्छेद थे, कितने इसमें भाग थे,
किस तरीके से संशोधन हुए और संविधान कब लागू हुआ और पाकिस्तान के अंदर कितने सदस्य थे संविधान सभा में, भारत के अंदर कितने सदस्य थे, और उसके बाद में माउंटबेटन योजना क्या कहती है। तो इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको समझ में आए तो आप देखना इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया।